चिंतन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन तैयारियां बताती हैं कि इस बार करो या मरो की लड़ाई है। भाजपा को वापस सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष करना है, कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के लिए जोर लगाना है। सत्ता पक्ष अपने काम से जीतता है और विपक्ष सड़कों पर संघर्ष से। इन पैमानों पर कौन कहाँ खड़ा रह पाया, इसको मतदाता तय करेंगे, पर वो निर्णायक घड़ी अभी दूर है। सत्ता के उस फाइनल में उतरने से पहले दोनों ही प्रमुख प्रतिद्वंद्वी अपनी खामियों को दूर करने में जी जान से जुटे हुए हैं। राजस्थान के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं कि 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव यहाँ होते हैं, इसलिए उधर मंथन हो रहा है, इधर चिंतन की तैयारी है। आज प्राइम डिबेट में हम इस पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि इलेक्शन मोड की चर्चा बनाम मंथन चिंतन के दौर के मायने क्या हैं। चिंतन जीत का द्वार खोलेगा या मंथन से फतेह होगा जीत का मोर्चा। और हाथ की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कमल की सबसे बड़ी चिंता। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य हैं हमारे साथ। वासुदेव देवनानी जी पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसपी मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। देवनानी जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ। 5 साल जब सरकार रह लेती है तो लोगों के बीच जब जाती है, उसके पास अपने काम होते हैं गिनाने के लिए। सरकार पक्ष जो है यानी कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि आपके पास इस तरह का कोई मुद्दा ही नहीं है कि आप लोगों के बीच में उन मुद्दों को लेकर जाएं, सरकार की कमियां खामियां गिना पाएं। क्या वाकई ऐसा टोटा है भाजपा के पास? वासुदेव देवनानी जी। जेपी जी, अभी यदि विधानसभा सत्र को आपने सुना और देखा होगा कि उसमें हर मुद्दे पर हमने कांग्रेस सरकार को घेरा और इनके कई मंत्री निरुत्तर थे, वो कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे। सरकार पूरी तरह घिरी हुई थी, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे रीट का विषय हो। रीट के विषय में तो ऐसे घिरे कि जिसके इनको उत्तर देते नहीं बना। और अब जब ईडी की ओर से जांच तक पहुंच गई है, अब हमें विश्वास हो चला है, अब शायद सीमा तक पहुंचेगी। हमने इसको निर्णायक भूमिका तक ला रहे हैं। हालांकि सीबीआई इंक्वायरी हमारी मांग है और अभी भी उस पर हम कायम है। तो इसलिए हर मुद्दे पर, चाहे दुष्कर्म की घटना हो, चाहे अपराधों की घटना हो, चाहे किसानों के मुआवजे की घटना हो, चाहे बजट का हो, बजट में भी हमने प्रश्न पूछा। इन्होंने बड़ी कुछ घोषणाएं की हो, लेकिन हमने हमारा इतना पक्ष मजबूती के साथ रखा और हर प्रश्न का उत्तर ध्यान आकर्षण के द्वारा, चाहे सड़कों पे भी। अब हमने आंदोलन हमारे इतने हो रहे हैं कि कांग्रेस उसका जवाब तक नहीं दे पा रही है। कांग्रेस के संगठन में अभी तक ये स्थिति है कि इनके जिला अध्यक्ष तक भी इनके पास नहीं है, संगठनात्मक इनका ढांचा नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। ये क्या दुर्दशा है कि 1.5-2 साल तक कांग्रेस अपनी संगठन रचना नहीं कर पा रही हो, वो हमारा क्या मुकाबला करेगी, जबकि हमारे यहाँ पूर्णतः तैयारी है। इवन पन्ना प्रमुख तक हम लोग अपने स्तर पे बना रहे हैं। तो उस तरह से संगठनात्मक ढांचे की ओर मजबूत है, मुद्दों की दृष्टि से मजबूत है। जनता इनकी ओर से बिल्कुल तैयार बैठी है, कब मौका मिले तब इनका सुपड़ा हम साफ करें। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और ये कह रहे मुद्दे नहीं है, बताओ कौन सा मुद्दा ऐसा है जो हमने नहीं उठाया हो। ये प्रताप सिंह खाचरियावास और ये 1-2 मंत्री, इन्होंने ऐसे प्रवक्ता बना रहे जो झूठ पे झूठ केवल बोलते जाएं, इसके अलावा इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा बताएं। इनके आपसी आंतर कलह इतनी है कि जिसमें हद हो गई। अभी तक आपस में इनका मतभेद इतना गहरा हो गया है कि संगठन का ढांचा भी नहीं बना पा रहे हैं। इसका उत्तर इनके पास है क्या? जब हमारा एक संगठित ढांचा है, मुद्दे हैं, विपक्षी हमने सारे मुद्दे खड़े किए, हमने इनके वेट को लेकर के महंगाई पे इनको घेरा है, प्रत्येक मुद्दे पर घेरा है। और कानून व्यवस्था से इनके दुष्कर्म है, रोज पुलिस अधिकारी पिट रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना काम है, रोज अखबार खोलते ही सुबह आने के लिए आज जो है यहाँ जांच शासन की आपको गहरी समझ है, पकड़े गए, रिश्वत लेते पकड़े गए। तो थोड़ा मुझे ये भी बताइएगा कि 2018 में आपको सत्ता से क्यों जाना पड़ा था? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि अब आप चाहते हैं ना कांग्रेस को बेदखल करें सत्ता से, तो निश्चित तौर पर सरकारें क्यों बदलती हैं, सरकारें क्यों जाती हैं, कौन से वो मर्म है जिनको भेदने पर सरकारें बदल जाती हैं, आपको अच्छी तरह अंदाजा है। तो वो क्या कमियां खामियां रह गई थी, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन पहले राजेंद्र आर्य कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने जो कहा उसके ऊपर इनकी टिप्पणी ले लूँ, फिर आता हूँ। बोलिए आर्य साहब, बोलिए। देखिए जेपी शर्मा जी, जहाँ तक देवनानी जी बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं झूठ, तो झूठ बोलने का ठेका तो भाजपा का है और भाजपा के नेताओं का, भाजपा के प्रवक्ताओं का है। ये जब भी बोलते हैं तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे 3 साल के 3.25 साल का पीरियड हो गया है। इस पूरे 3.25 साल के पीरियड में भाजपा एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है।
अगर नाकाम नहीं रहती तो इनको बुलाकर फटकार नहीं लगती दिल्ली के अंदर और इनके नेताओं को बुलाया। जिस तरीके से आपस में इनकी गुटबाजी है, ये इनके अंदर का मामला, हमें कोई कुछ नहीं कहना, लेकिन जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री का चेहरा लगा के 4-5 आदमी घूम रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर, और आज तो हद ही हो गई। गुलाब चंद जी कटारिया जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि रावण ने सीता का अपहरण करके कोई मतलब कोई गुनाह नहीं किया। तो आप इस चीज को देखिए कैसी कैसी बातें करते हैं। एक तरफ भगवान राम के नाम पे वोट बटोरते हैं, ऊपर से भगवान राम की जो मतलब पत्नी थी जो कि पतिव्रता नारी थी, उसके बारे में इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि इनका कितना तो नैतिक पतन हो चुका है, कितना चारित्रिक पतन हो चुका है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जहां तक इस देश के अंदर जो समस्याएं हैं, तमाम तरीके की समस्याएं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे सरकारी संसाधनों की बिक्री हो, उनकी लूट हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, वो पूरी तरीके से चरम पर है। और उनको ढकने के लिए ये सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, दिल्ली के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके अंदर दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट बैटल छेड़ने की विश्व हिंदू परिषद चेतावनी देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर खबर छपी है कि विश्व हिंदू परिषद ये कहता है कि वी विल लॉन्च बैटल अगेंस्ट दिल्ली पुलिस। तो आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, मोदी जी के अधीन है, और उनके गृह मंत्री हैं मतलब अमित शाह जी, जिसके अगेंस्ट वीएचपी। तो वीएचपी को ये देशद्रोही कहेंगे या राष्ट्रभक्त कहेंगे? इनको यहां बताने की जरूरत है। ये अपनी ही और देश के अंदर 70 साल के अंदर सबसे ज्यादा आर्थिक बदहाली है, इस बात की गारंटी वो दे रहे हैं जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो आप देखिए यहां पर कोई सरकार जैसा कुछ केंद्र में नहीं चल रहा है। राजस्थान की सरकार ने तमाम तरीके के अच्छे फैसले किए। आपने देखा होगा कि बजट आने के बाद में तो इनके तो पूरा का पूरा मतलब मानसिक संतुलन ही बिगड़ दिया। तो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं और किस तरीके से सांप्रदायिक दंगे करवा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि अनुमति के बिना कोई भी धार्मिक यात्रा या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। यही बात राजस्थान की बात करें तो ये लोग हल्ला मचाने लगते हैं। दिल्ली वाले मामले पे इनको अपनी स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे थोड़ा यह समझा दीजिए ताकि मैं उनसे सवाल कर सकूं कि विपक्ष की रचनात्मक भूमिका जो आप चाहते हैं वो क्या है? ज्यादातर स्थानों पर आप विपक्ष में ही हैं, आपका अच्छा खासा तजुर्बा हो गया विपक्ष में रहने का। तो रचनात्मक भूमिका क्या है जिसमें फेल रहे और आप बेहतर तरीके से दिल्ली में निभा रहे हैं, वो बता दीजिए। सांसद जीत कर गए हुए हैं। दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पूरे देश के ऊपर जिस तरीके से आर्थिक कुप्रबंधन किया है, जिस तरीके से मतलब गलत नीतियों के तहत महंगाई है। आपको पता होगा जब केंद्र का बजट आया था तब विशेषज्ञों ने, आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा था कि इस बजट के अंदर केंद्र की सरकार ने महंगाई को नियंत्रण करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस बात की गारंटी आप देखिए। उसके बाद में आज महंगाई जिस चरम पर है, 10वें मतलब लगातार 12वें महीने 10% से ऊपर है। अभी 14.55% की महंगाई दर है जो कि सर्वाधिक है। तो इनको ये बात कहनी चाहिए कि भाई महंगाई क्यों आज पूरे देश के अंदर, अभी 15 दिनों के अंदर इन्होंने 12-13 रुपए डीजल पे बढ़ा दिए, पेट्रोल पर बढ़ा दिए। आज ये राजस्थान के ऊपर बात करते हैं। अरे आप वहां केंद्र की कहोगे, वो कहेंगे राजस्थान में बैठ ज्यादा है, वही बात चलती रहती है। महंगाई आप तो मुझे एक बात कर भाई, ये बात बार बार आती है। तो पूरे देश में 25 सांसदों का मैं पूछूंगा देवनानी जी से भी, लेकिन आप भी मुझे बताइए कि यूपीए सरकार के वक्त यूपीए 1, यूपीए 2 और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है और आपके पूरे 25 भी रहे हैं कभी तो, और नहीं तो अधिसंख्या आपके गए हैं 16-12 इस तरह से गए हैं आपके सांसद। उस वक्त कितने मुद्दे आपने राजस्थान के उठाए अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर? मुझे 4 चीजें बता दीजिए। मेरे को जेपी शर्मा जी मुद्दा उठाए नहीं उठाए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जिनको चुन के भेजा है वो राजस्थान के हितों की बात करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी चाहिए ना। जो सांसद यहाँ के वोटों से चुने गए हैं उन्होंने बात नहीं उठाई। केंद्र की सरकार के अंदर जो महंगाई को लेकर जिस तरीके से आर्थिक कुप्रबंधन है, तो इसी तरह का मौन जैसा वहां व्याप रहा है ना, ये मौन, वही मौन आपके यहाँ देखा जाता था। उस मौन को आप सन्नाटा भी कह सकते हैं। राजस्थान के अंदर जितनी विकास योजनाएं है वो केंद्र सरकार और कांग्रेस के राजनीति आई है, यहाँ इन्होंने कोई नई योजना। अब मुझे तो आप बराए मेहरबानी आप दोनों सज्जन ये समझा दें, मित्तल साहब समझाएंगे ही नहीं फिर, कि ये महंगाई और बेरोजगारी किसका मुद्दा है। ये देवनानी जी आपसे सवाल करें कि इनसे सवाल करें। ये कहते हैं कि साहब पेट्रोल डीजल आप बढ़ा रहे हैं लगातार दाम उनके, आप ये कहकर छुट्टी पा लेते हैं कि साहब वैट के दाम ये कम कर दें, स्टेट जो वैट लेता है कम कर दे तो अपने आप ही कीमतें नीचे आ जाएंगी। क्या करें देवनानी साहब, बोलिए। देखो जेपी जी, बेरोजगारी की दर आज देश भर के अंदर 7% है, जबकि राजस्थान की दर उससे चौगुनी 27% आज राजस्थान के अंदर है। इसका फैसला कौन करेगा कि राजस्थान में दर ज्यादा क्यों है देश के औसत के अनुसार? इसके जिम्मेदार तो कांग्रेस सरकार होगी।
इसमें ये जानकारी भी जोड़ सकते हैं कि आपकी 2019 से और 23 के बीच में किस तरह की तब्दीली आई आंकड़ों में? क्या इन्हीं 3 सालों में आंकड़े बढ़ गए? ये इन्हीं 3 साल में ज्यादा बढ़े। पहले यहाँ पे 14% थी, 13% थी, आज जाकर के 27% बनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल जो इनके आंकड़े ना ब्यूरो, उसके आंकड़े कह रहा हूँ। इनसे पूछ लीजिए, आंकड़ों को तो कोई जुटला नहीं सकता, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। और दूसरा, जहां तक आप महंगाई की बात कही, महंगाई में आज वेट पूरे देश भर से सबसे ज्यादा राजस्थान में क्यों है भाई? अब बाकी लोगों राज्यों के बराबर तो कर सकते हो, महंगाई तो सारे देश के लिए बराबर है, तो आप राजस्थान में स्पेशल महंगाई, जिसके कारण वेट के कारण डीजल महंगे, उनका हर सब्जी से लेकर सब चीज महंगी, राजस्थान सरकार उसकी जिम्मेदार। आप बताओ बिजली के बिल, आज बिजली का प्रति यूनिट, भले घोषणाएं कर दी हो कि मैं आपको इतना 50 यूनिट, 100 यूनिट या 200 यूनिट कहता हूं, लेकिन ओवरऑल ये तो आंख में धूल झोंकने के बराबर है। प्रति यूनिट आज भी देश भर में सर्वाधिक यदि बिजली की दर है, तो राजस्थान में 119, बाकी राज्यों के बराबर क्यों नहीं लाते हो? लेकिन इस प्रकार के जवाब, बिजली के दर के कारण महंगाई होगी, डीजल के रेट के कारण महंगाई बढ़ेगी, अगर वहां रामराज होता महंगाई के मोर्चे पर, तब तो समझ में आता है कि राजस्थान सरकार ने दिल्ली की बात छेड़ दी। हमको तो वैसा बनना चाहिए जैसा भोपाल बना हुआ है। मित्तल साहब, आता हूं देवनानी जी आपके पास। मित्तल साहब, महंगाई का मुद्दा एक कारगर मुद्दा पिछले 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उनमें भी नहीं बन पाया। महंगाई की चर्चा खूब है, सोशल मीडिया पर सर्वाधिक चर्चा है, कांग्रेस वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, 2014 याद दिलाया जा रहा है, स्मृति ईरानी के पुराने फोटो निकाले जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार जब चुनाव होते हैं तब महंगाई का मुद्दा उनमें असर नहीं छोड़ता। कम से कम पिछले साल 2 साल का तजुर्बा तो ये कहता है, खासतौर पे ताज़ा ताज़ा 5 राज्यों का। तो महंगाई के मुद्दे से बहुत आस लगाना कितनी समझदारी है मित्तल साहब? जेपी जी, ये बात सही है कि कांग्रेस हमेशा, या कांग्रेस के साथ में और जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, वो इस बात को महंगाई को लेकर मुद्दा बनाते हैं, लेकिन शायद कभी भी क्या नाम से पिछले जो चुनाव हमने देखे हैं उन चुनाव के अंदर ये मुद्दा बन नहीं पाया। लेकिन मैं ये जो बहस है, जो आपने शुरू में जो इसका टाइटल रखा था, मैं वापस उस पे इसको लाता हूं कि राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव 1.5-2 वर्ष होने वाले बाद है, उसके अभी से ही क्या नाम से हम देखते हैं चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी भी आ गई है और कांग्रेस भी आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई है, जेपी नड्डा जी के निवास स्थान पर, और जो मेरी जानकारी में आया है कि कल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो दिल्ली जा रहे हैं, वो वहां पे क्या नाम से जो कांग्रेस का हाईकमान, जो सोनिया गांधी का परिवार है, उनसे जाके बात करेंगे। और एक तरफ दिल्ली में यदि मंथन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो मई के अंदर क्या नाम से कांग्रेस का चिंतन हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, दोनों ये प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस के भी। कांग्रेस के अंदर एक सचिन पायलट वाला बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या सचिन पायलट को संतुष्ट कर दिया गया है? क्या सचिन पायलट की सक्रियता कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, उनको संतुष्ट कर दिया गया है? वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्या राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगी? देवनानी जी ये भी बताएं कि क्या वो क्या नाम से जो राजस्थान की राजनीति है उसमें एक बार से फिर से सक्रिय होंगे? मैं देवनानी जी को वैसा, जेपी जी, इस मौके पे एक बधाई देना चाहता हूं इस बात की कि पिछले दिनों विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो बीजेपी में जो मुख्यमंत्री के चेहरों के नाम गिनाए, उसमें देवनानी जी का नाम गिनाया। मुझे लगता है कि देवनानी जी इस बात से तो खुश होंगे कि क्या नाम से उनका नाम भी इसमें मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो रहा। ठीक है मित्तल साहब, आपने राज्य की बात की, राज्य की बात पर भी आता हूँ, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी मौजूद हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र की तरफ देखती है, दिल्ली की तरफ देखती है, राजस्थान की लड़ाई की बात हम करेंगे अभी, जब दिल्ली की तरफ देखती है तो वहाँ उसको एक बहुत भारी भरकम बैकअप मिलता है। बल्कि यूँ कहिए कि मुख्य चेहरे तो वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो तय हो जाएगा बाद में, चुनाव के बाद में भी तय कर लेती है पार्टी, किया है बहुत सारी जगह पर, कौन कौन यहाँ का चेहरा होगा। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य ये जुड़ा हुआ है पिछले कुछ वर्षों से कि जब वो केंद्र की तरफ देखते हैं, लोग कांग्रेस के नज़रिए से जब दिल्ली की तरफ देखते हैं तो वहाँ तो या तो शून्य है, बल्कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राज्य के जो क्षत्रप हैं विभिन्न राज्यों के, जो चाहे अपना प्रभाव रखते हैं, व्यक्तिगत प्रभाव, वो पार्टी को जिंदा रख पाते हैं। अगर केंद्र के चेहरे पार्टी के वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। मित्तल साहब, ये धारणा बनी हुई है, ये धारणा, इस धारणा से लड़ना कितनी बड़ी चुनौती है? जेपी जी, मैं इस बात को रखता, आपने वाकई बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है
कि भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं कि उनके पास में राष्ट्रीय नेतृत्व भी है, उनके पास में प्रदेश नेतृत्व भी है, उनका एक संगठन भी है। लेकिन कांग्रेस में हम देखते हैं कि एकमात्र व्यक्ति है जिसको संगठन का चेहरा कहा जा सकता है, जिसको पार्टी का नेतृत्व कहा जा सकता है, जिसको हाईकमान कहा जा सकता है, वो है राजस्थान में अशोक गहलोत। अशोक गहलोत साहब जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने नजरिए से लेते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो कोशिश कर रहे हैं कि जो क्या नाम से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाए, वो शायद मुझे लगता है अशोक गहलोत की रणनीति है। अशोक गहलोत भले ही चाहे कल दिल्ली जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो विधानसभा की जो रणनीति बननी है वो जयपुर में ही बननी है और अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में ही बननी है। आपने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम से के पास में बड़ा सारा एक उनका नेटवर्क है, उनका नेतृत्व है, लेकिन वैसा नेतृत्व शायद मुझे कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता। और कांग्रेस पूरी तरह, राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह अशोक गहलोत के चेहरे पर निर्भर है। ठीक, देवनानी जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी ना? जी। केंद्र से बैकअप मिल रहा है, केंद्र से नेतृत्व भी मिल रहा है, केंद्र के चेहरे का करिश्मा भी काम करता है, ठीक है। लेकिन लोग बहुत ये कहते हैं कि साहब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में रहते हुए वो हालत है जो 2013 से 18 तक कांग्रेस की थी, विपक्ष में रहते हुए आपसी खींचतान और गुटबाजी के हवाले से, जिसके बारे में खबरें हमारे पास बार बार आती रहती हैं कि पार्टी में इसको टोका गया, उसको टोका गया, इसके कान खींचे गए, उसको समझाइश की गई, नसीहत दी गई, वगैरह वगैरह। देवनानी जी। जेपी जी, राजनीतिक दल होने के नाते आपस में विचार विमर्श होना, चर्चाएं होना और विभिन्न मुद्दों पर अपने में राय होना, यह एक स्वाभाविक है। लेकिन जब संगठन की बात आती है, सब एक मुखी होकर के, निष्ठ होकर के उस निर्णय का पालन करते हैं। ये अभी जो चुनाव हुए उसमें चारों जगह देखा किस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री का चयन हुआ और किस प्रकार से, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, सभी, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चारों जगह हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी न तो गुटों में बटी है, ये तो गुटों में बटी है तो कांग्रेस बटी है, जिसके आधार पे आज सचिन गुट अलग है, ये गुट अलग है। हमारे न तो प्रदेश अध्यक्ष कोई एक ही है, उसके अंदर कोई दूसरा कोई प्रदेश अध्यक्ष है नहीं, प्रदेश प्रभारी एक है, विपक्ष का नेता एक है, हमारे सब एक मुखी होकर के काम कर रहे हैं। जब हम विचार मंथन के लिए, अपनी तैयारी के लिए दिल्ली में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है कि हम सब नेता लोग बैठ करके एक अपने संगठन के आगे की रणनीति तैयार करें कि राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस का हमको सुपड़ा साफ करना है। यदि हमारी रणनीति सही नहीं होती तो इतने सारे राज्यों में लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को विजय नहीं मिलती। कांग्रेस क्यों साफ होती जा रही है? इनको आत्मचिंतन करने के लिए अब उदयपुर में जरूर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनके कोई चिंतन से कोई निकलेगा, क्योंकि जब तक नेतृत्व नहीं बदलेगा तब तक इनके गांधी परिवार की जो भक्ति है वह इस संगठन को डुबो रही है। इस तरह इनको डुबोती है। हमारे व्यक्ति भक्त नहीं है, परिवारवाद नहीं है, हमारे ध्येयवाद है, हमारा राष्ट्रवाद है, हमारे राष्ट्रीय नीति है। उस आधार पर अपनी बात कहते हुए हम जहां एक निर्णय हाईकमान लेता है, आज मोदी जी, अमित शाह या नड्डा जी जो निर्णय लेते हैं, किसी भी पार्टी के, किसी राज्य इकाई के किसी भी नेता का उससे दूर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सब एक मुख्य होकर उसका पालन करने वाले हैं। ऐसा बाकी प्रांतों में किया है और राजस्थान में हम लोग करने वाले हैं। राजेंद्र आर्य जी, ठीक है, मैं देवनानी साहब, राजेंद्र आर्य जी, मित्तल साहब को अच्छी तरह से याद होगा, आपको भी अच्छी तरह से याद होगा, 1998 में मेरे ख्याल में पचमढ़ी जो शिविर हुआ, कांग्रेस की कायाकल्प की उसने। अगले कुछ सालों में कांग्रेस ने अपने आप को तैयार किया, 10 साल देश पर राज भी किया। और एक चिंतन शिविर हुआ 2013 में, जयपुर में हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने सत्ता खो दी और अभी तक वापसी की कोई संभावनाएं नहीं लगती हैं। चिंतन शिविर का एजेंडा भी उस वक्त कुछ रहा होगा, इस वक्त कुछ रहा होगा। अब क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए कि आपकी वापसी हो जाए? आपको 10 जो छोटे छोटे दल हैं उनका मुंह नहीं देखना पड़े, आपको ये नहीं बताना पड़े कि हमने तो फला को ऑफर किया था, उसने मंजूर नहीं किया, नहीं तो हालात कुछ और होते। मेघवाल साहब, देखिए जेपी शर्मा जी कि एक राष्ट्रीय दल होने के नाते, राजनीतिक दल होने के नाते हमारी देश के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और जिस देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का अभूतपूर्व योगदान है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा ने लगातार 8 वर्षों से जिस तरह से लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थानों की जिस तरह से हत्या की, और आज हमारे देश के अंदर चाहे आज हमारी सीमाओं को असुरक्षित हो गई हैं, बिना लड़े हमारी हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने हड़प ली, और उसके साथ में जिस तरीके से राष्ट्रीय संपदाओं की लूट मची है, जिस तरीके से आम आदमी की आय घटी है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, ये तमाम सार्थक होगी और ये राष्ट्रीय मुद्दे ही पूरे के पूरे भाजपा के सामने। सर, आप अपनी बात ज्यादा सार्थक तरीके से कर पाएंगे, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे देंगे तो। देखिए, ये सारे मुद्दे हैं
जी। और ये सारे मुद्दे आप लोगों के बीच लेकर के भी गए हैं जी। लेकिन उस धारणा से लड़ना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है, जो इन मुद्दों को बिना पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सफाई दिए ही खारिज कर देती है। उसके ऊपर आपको काम करना जरूरी नहीं लगता क्या कि ये मुद्दे अगर वास्तव में हैं, इनमें सच्चाई है, तो लोगों को एहसास कराया जाए कि इनकी कितनी गंभीरता है और इनमें कितनी सच्चाई है। मेघवाल जी, देखिए जेपी शर्मा जी, ये निश्चित रूप से आज हम एक लोकतांत्रिक सिस्टम में रहते हैं जिसके अंदर मीडिया की सारी जो हमारे मतलब चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबकी जिम्मेदारी है। और राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और सत्ताधारी लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि जिस तरीके से देश के अंदर आज आपको मैं बता दूं, जिस 8 सालों के अंदर जिस तरीके से इस देश पे कर्ज का बोझ बढ़ा है, जिसकी तुलना आज आप पिछले 67 सालों में जितना हमने कर्ज नहीं लिया उतना 8 सालों में ले लिया। जिस तरीके से आर्थिक कुप्रबंधन है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इस मुद्दे को जनता के सामने ले जाना और इसी का चिंतन पूरे देश के अंदर किया जाए।